का। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन आज कार्यकारिणी बैठक हुई शुरू। बैठक के समापन पर पीएम करेंगे संबोधन। पीएम मोदी की मुंबई यात्रा से पहले घमासान, उद्धव के घर के बाहर लगे शिंदे फडणवीस के कटआउट। कोर्ट में नहीं आ सके मुख्तार अंसारी, लगातार तीसरी तारीख पर नहीं लाया जा सका मुख्तार, जबकि माफिया ब्रजेश और त्रिभुवन है उसी कांड के मुख्य आरोपी। यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा संगठन में करेंगे बड़े बदलाव, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद फैसला। सभा में शिवपाल को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, बनाए जा सकते हैं महासचिव, पुत्र आदित्य का बढ़ेगा कर। सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव का 2 दिवसीय तेलंगाना दौरा, केसीआर की रैली में होंगे शामिल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन पर पीएम मोदी करेंगे संबोधित। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी का होगा संबोधन। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, समापन में होगा प्रधानमंत्री का संबोधन। हिंदू संगठनों के द्वारा किया जाएगा स्वागत। सीधे ले चलते दिल्ली विधानसभा, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। वैसे तो हमारी चुनी हुई सरकार है, मैं मुख्यमंत्री हूं, ये शिक्षा मंत्री हैं। मुख्यमंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने कह दिया भाई टीचर फिनलैंड जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, तो बस ये फाइनल होना चाहिए। यही तो जनतंत्र है। और जनतंत्र क्या है? अगर मुख्यमंत्री ने और शिक्षा मंत्री ने कह दिया भाई मैं अपने टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग कराने जाऊंगा, भेजना चाहता हूं, बस यहां खत्म हो जानी चाहिए थी बात। लेकिन यहां अजीब जनतंत्र है। सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाती हैं, सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाती हैं। एलजी साहब ने एक बार नहीं 2 बार ऑब्जेक्शन लगा के फाइल के ऊपर भेजा। अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगा थोड़ी देर में। 2 बार ऑब्जेक्शन लगा के भेजा। तो जब बार बार ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, एलजी साहब कह रहे हैं ना कि मैंने तो मना थोड़ी किया। जब 2 बार ऑब्जेक्शन लगाया, अब तीसरी बार भेजेंगे तो फिर ऑब्जेक्शन लगाएंगे, तो इसका मतलब आपकी नीयत खराब है। एक बाबू क्या करता है, आप अपना लाइसेंस बनाने जाते हो, लाइसेंस बनाने वाला मना थोड़ी करता है, वो ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, फिर आप दलाल को पकड़ते हो। वो दलाल कहता है इतने पैसे दे दो, बाबू को अंदर पैसे दे दूंगा और वो फाइल क्लियर कर देगा। तो ये बार बार जो ऑब्जेक्शन लगाए जा रहे हैं, इसीलिए तो लगाए जा रहे हैं, नीयत खराब है। फिनलैंड टीचर्स को भेजने नहीं देना चाहते। आज मैं ये लेके आया हूं महोदय, बीजेपी वालों के कितने एमपीज ऐसे हैं, ये पूरी लिस्ट है, जो खुद विदेशों में पढ़ के आए हैं। इनकी कभी इनके मां बाप ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करी? कितने एमपी ऐसे हैं जो खुद विदेशों में पढ़ के आए हैं? इनके कितने एमएलए ऐसे हैं जो खुद विदेशों में पढ़ के आए हैं? कभी इनके मां बाप ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करी? ये बच्चे हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के, बीजेपी वालों के बच्चे, जिनके बच्चे अभी विदेशों में पढ़ रहे हैं। मेरे को इससे कोई एतराज नहीं है, मैं किसी की शिक्षा के खिलाफ नहीं हूं। बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले, जिसको भगवान ने अच्छा दिया जिंदगी में, वो अपने बच्चों को भेजे, जरूर भेजे। अच्छी से अच्छी शिक्षा सबके बच्चों को मिलनी चाहिए। मैं इसके विरोध में नहीं हूं कि उन्होंने क्यों भेजा। मैं इसके विरोध में हूं कि अगर तुम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो, तो गरीबों के बच्चों की अच्छी शिक्षा के खिलाफ क्यों हो तुम लोग? अगर हम अपने बच्चों को, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो तुम रोकने वाले कौन होते हो? ये एक फ्यूडल माइंडसेट है। ये कई सौ साल पुराने जो हमारे देश में फ्यूडल माइंडसेट है ना,
कि गरीबों को अच्छी शिक्षा, इस जात के लोगों को, उस जात के लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। गरीबों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल, शिक्षा जो है इन ठेकेदारों की बपौती रहनी चाहिए। इसको तोड़ना है हम लोगों को। और ये एलजी साहब उसी माइंडसेट से आते हैं कि एलजी साहब के बच्चों को तो मिलनी चाहिए अच्छी शिक्षा, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए। इस माइंडसेट को तोड़ना है अपने को, पूरे देश को तोड़ना है। आजादी मिल गई, लेकिन ये माइंडसेट अभी भी है कि गरीबों के, इस जात के, उस जात के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं लेने देंगे। ये विदेश कैसे जा सकते हैं? पढ़ो, एलजी साहब ने लिखा है इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। ये एलजी साहब की नोटिंग है, इंडिया में करा लो ट्रेनिंग। अरे क्यों करा ले इंडिया में ट्रेनिंग? हम कम है किसी से? गरीबों के बच्चे कम है किसी से? गरीबों के बच्चे तो इंटेलिजेंट नहीं है क्या? क्यों करा ले? हम तो अपने बच्चों को फिनलैंड भेजेंगे। पूरी दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा फिनलैंड के अंदर मिलती है, सबसे अच्छी। ये सबको पता है, फिनलैंड पूरी दुनिया में शिक्षा में नंबर 1 है। और उसमें भी जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है उसमें भेज रहे हैं हम। पूरी दुनिया में जो नंबर 1 है हम तो भेजेंगे सर। दिल्ली के लोगों का पैसा है, टैक्स का पैसा है दिल्ली के लोगों का, टैक्स के पैसे से, दिल्ली के टैक्स के पैसे से भेज रहे हैं। लोगों का पैसा, लोगों के बच्चे, अपने पैसे से लोग अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। ये वो क्या कहते हैं, पराए घर में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब वो तय करेंगे कि हम अपने बच्चों को कहां पढ़ाएंगे। ऐसी सामंतवादी सोच के लोगों ने आज हमारे देश को पीछे छोड़ा हुआ। मैं कई बार सोचता था 70 साल हो गए हमारे देश को, 75 साल हो गए हमारे देश को, इतना पिछड़ा कैसे रह गया, इतना अनपढ़ कैसे रह गया, इतना गरीब कैसे। इन लोगों ने जानबूझ के, इन लोगों ने देश को गरीब रखा है। इन लोगों ने हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। ये तो सामने आ गया, नंगे हो गए ये लोग। इन लोगों ने हमारे बच्चों को, बड़ी मजे की बात है, एलजी साहब के पास पावर नहीं है ये करने की। एलजी साहब के पास पावर नहीं है ये करने की। मैं भी आपको दिखाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भाई 3 चीजें हैं। एक है पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। इन तीनों चीजों को छोड़ के एलजी साहब के पास कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। 2018 4 जुलाई 2018 को ये ऑर्डर पास किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट तो देश की सर्वोच्च अदालत है, वो तो सबको माननी पड़ती है ना। इसमें से मैं पढ़ के सुनाता हूं। इसमें लिखा हुआ है पैरा 284। अब तो सबको रट गया होगा पैरा भी। कल 3 दिन से मैं बोल रहा हूं। 284.17 पैरा। इसमें लिखा है द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज नॉट बीन एंट्रस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। इसकी हिंदी क्या हुई? लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को स्वतंत्र रूप से कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट को पता था एक बार लिखने से नहीं मानेगा एलजी। उन्होंने 2 बार लिखा। उन्होंने फिर पैराग्राफ नंबर 475.20 में लिखा देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजंस। अब इससे फालतू बेचारा सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लिखा भाई एलजी साहब के पास डिसीजन लेने की पावर नहीं है। मैं जब एलजी साहब से मिलने गया अभी 3 दिन पहले, तो मैंने ये पढ़ के सुनाया उनको। मैंने कहा सर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। कहते हैं हाँ सुप्रीम कोर्ट की अपनी राय हो सकती है। सर अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मेरे पास कुछ कहने को नहीं बचा था। इतने बड़े संवैधानिक पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है, मैंने कहा सर आप जो ये कह रहे हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है। आप ऐसा नहीं बोल सकते। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कानून है इस देश का। सुप्रीम कोर्ट का आदेश बाइंडिंग है इस देश के ऊपर, इस देश के हर नागरिक के ऊपर। बोले नहीं, मैं बोले संविधान में लिखा है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेटर है।
एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब शासक होता है, तो मेरे पास सुप्रीम पावर्स है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद में क्या कहता, फिर उन्होंने कहा कि मैंने मना थोड़ी किया है। मैंने कहा जी 2 बार आपने वापस भेज दी फाइल, 2 बार आपने लिखा, क्या लिखा? पहली बार लिखते हैं मुझे ये बताया जाए कि क्या डीओपीटी की गाइडलाइंस का पालन किया गया, ये जिस यूनिवर्सिटी में भेज रहे हो इस यूनिवर्सिटी ने और कौन कौन से कार्यक्रम कराए, इससे क्या ऑब्जेक्टिव हासिल होगा। अरे मैं मुख्यमंत्री हूं, मैंने देख लिया यार सारा। मैंने एलजी साहब को बोला, मैंने कहा सर आप मेरे हेडमास्टर थोड़ी हो, इतने तो मैं स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छा था, फर्स्ट आया करता था क्लास में थ्रू आउट, पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक फर्स्ट आया, यूनिवर्सिटी टॉपर था, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में टॉप किया था मैंने, पहले 6th पोजीशन थी मेरी। मेरे मास्टरों ने आज तक मेरा होमवर्क ऐसे चेक नहीं किया जैसे एलजी साहब आज मेरी फाइलें लेके बैठ जाते हैं, स्पेलिंग गलत है, हैंडराइटिंग खराब है, ये ऐसे क्यों नहीं लिखा, ये वैसे क्यों नहीं लिखा। मेरे मास्टरों ने ऐसे नहीं किया जैसे एलजी। और विधानसभा की ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एलजी पर कई आरोप लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ये गरीबों को, बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, मैं उन्हें फिनलैंड भेजना चाहता हूं, लेकिन एलजी साहब उसमें अपनी टांग अड़ा रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। आपको बता दें कि बैठक के समापन पर पीएम मोदी संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा संबोधन। दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक समापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं जहां पर आपको बता दें कि यूपी दिवस में सम्मानित किए जाएंगे अवनीश अवस्थी, मनोज शुक्ला और निरहुआ भी किए जाएंगे सम्मानित। मुंबई में 22 जनवरी को होगा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह। यूपी दिवस में सम्मानित किए जाएंगे अवनीश अवस्थी। यूपी दिवस में सम्मानित किए जाएंगे अवनीश अवस्थी। निरहुआ, मुंबई में 22 जनवरी को होगा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह। गोंडा से खबर जहां पर बच्चों ने देश में बढ़ाया जुले का मान। अंतर्राज्यीय स्तर पर जीती डांस प्रतियोगिता। बच्चों ने देश में बढ़ाया मान। लवली यूनिवर्सिटी में आयोजित डांस प्रतियोगिता। गोंडा के बच्चों ने मचाया धमाल। गोंडा के एसएसएस डांस स्टूडियो के 4 बच्चों ने जीती प्रतियोगिता। स्टूडियो की संचालिका ने बच्चों को बधाई दी। एसएसएस डांस स्टूडियो की संचालिका हैं सुप्रिया यादव। बच्चों ने देश में बढ़ाया जुले का मान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बच्चों ने देश में बढ़ाया स्टूडियो का मान। एसएस डांस क्लास के बारे में कुछ हमें बताइए आप। ट्रिपल एस डांस स्टूडियो जो कि गोंडा में है, अभी रिसेंटली हम लोगों ने इसको ओपन किया है। यहाँ पे आपको डांस से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बेसिक से लेकर प्रोफेशनल, जैसे जुम्बा, एरोबिक्स, डांस, मतलब प्रॉपर आपको फुल पैकेज यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपके स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने कभी बड़े लेवल पे या बड़े स्टेज पे पार्टिसिपेट किया, परफॉर्म किया, ऐसा कुछ? जी हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली इन लोगों का मैंने अभी रिसेंटली ही आप लोगों को पता चला होगा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में
जो कि जालंधर में है, उसमें नेशनल डांस स्पोर्ट्स डांस चैम्पियनशिप हुआ था। उसमें हम लोगों ने इन लोगों को पार्टिसिपेट करवाया था और बहुत ही अच्छा लगा कि ये लोग वहाँ से विनर भी करके आए। मेरठ से खबर, जहां पर पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की फिर बढ़ी मुश्किलें। गैंगस्टर मीट माफिया याकूब के खिलाफ कार्रवाई। गैंगस्टर मीट माफिया याकूब के खिलाफ कार्रवाई। हाजी याकूब कुरैशी को सोनभद्र जेल भेजा गया। याकूब के बेटे इमरान को सिद्धार्थनगर जेल भेजा गया। फिरोज बलरामपुर जेल भेजा गया। मेरठ जिले में बढ़ गया था मुलाकातियों का मेला। याकूब का छोटा बेटा फिरोज बलरामपुर जेल भेजा गया। पुलिस के हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता नजर आया याकूब कुरैशी। याकूब कुरैशी की मीट फैक्ट्री को ध्वस्त करने की तैयारी। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की फिर बड़ी मुश्किलें। गैंगस्टर मीट माफिया याकूब के खिलाफ कार्रवाई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे मैं आपको बता दूं कि पूर्व राज्य मंत्री याकूब कुरैशी की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई है। मेरठ जिला प्रशासन ने याकूब कुरैशी, बेटा इमरान और बेटे फिरोज को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया है। याकूब कुरैशी को सोनभद्र, तो बेटे इमरान को सिद्धार्थनगर और फिरोज को बलरामपुर जेल भेजा गया है। बीते दिनों ही याकूब कुरैशी जब मेरठ जेल में शिफ्ट किया गया था, उससे जो मुलाकात करने वाले लोग हैं वो बड़ी तादाद में फर्जी आईडी लगाकर मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे थे। किसी अनहोनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलग अलग जेलों में जो याकूब कुरैशी है मीट माफिया, उसको शिफ्ट कर दिया है। 50,000 का इनामी था। बीते दिनों ही एसओजी नगर और खरगोदा थाना पुलिस ने दिल्ली के चांदनी महल थाना क्षेत्र से याकूब कुरैशी को गिरफ्तार किया था। अब जल्द ही याकूब कुरैशी की जो मीट फैक्ट्री है उसे भी ध्वस्त करने के लिए जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि एक सप्ताह के अंदर याकूब कुरैशी की जो फैक्ट्री है उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। जी ऐसी बिल्कुल। और यहाँ पर यह भी जानकारी है कि याकूब का जो बेटा है वो पुलिस के आगे गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया। हाँ बिल्कुल, देखिए यशी याकूब कुरैशी का बेटा और याकूब कुरैशी जिस दिन जेल भेजे जा रहे थे उसी दिन जेल के गेट पर इंस्पेक्टर, सीओ और जो सिपाही वहां पर मौजूद थे उनके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे थे, माफी मांग रहे थे, अपने आप को बकसने का जो है गुहार लगा रहे थे पुलिस से। लेकिन पुलिस कहाँ सुनती, क्योंकि ये वही पुलिस है जिसके सामने याकूब कुरैशी अपनी तानाशाही रवैया दिखाता था। 2012 में एक सिपाही को चाटा भी मार दिया था याकूब कुरैशी ने सत्ता में रहते हुए, और अब वही याकूब कुरैशी है जो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया है, जिसके बाद याकूब कुरैशी को जेल भेज दिया गया था। अब फिलहाल याकूब कुरैशी को देर रात सोनभद्र की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं दूसरे बेटे इमरान और फिरोज को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया है। अब कुल मिलाकर याकूब कुरैशी को घेरने के लिए योगी सरकार लगातार कार्य कर रही है। जल्दी उसकी मीट फैक्ट्री है उसे भी जब्त जिला प्रशासन करने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि याकूब कुरैशी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अलग अलग जेल में लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। रुकिन छोटे से ब्रेक के लिए जो हालात जरूरत है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रविवार को कानपुर पहुंचे 9 स्नातक चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी अरुण पाठक के कार्यालय के पूजन और उद्घाटन कार्यक्रम में साकेत नगर में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने सबसे पहले साकेत नगर में एमएलसी प्रत्याशी अरुण पाठक के चुनाव कार्यालय पर हवन पूजन किया। इसके बाद कार्यालय का उद्घाटन भी किया। यहां भाजपा कानपुर के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कानपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि आगामी एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 5 सीट पर जीत हासिल करेगी। पार्टी विधान परिषद की 5 सीटों का चुनाव हम लोग अपने प्रत्याशी घोषित करके लड़ रहे हैं। 5 सीटों में 3 सीटें स्नातक की हैं और 2 सीटें शिक्षक की हैं, उन्नाव और झांसी और प्रयागराज। हमने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं 5 पर, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मतदाता बनवाने का काम बड़ी संख्या में किया है। हम लोग सब मिलकर पार्टी के लोग सभी सम्मानित मतदाताओं के दरवाजे पर जाकर। अमर उजाला से सुरेंद्र पाल। राहुल जी, मेरा आपसे सवाल है कि कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि हम 1 जनवरी 2024 में राम मंदिर जो है भक्तों के लिए खोल देंगे। तो एक
फिर वो देश जो है 2024 में चुनाव भी है, पोलराइजेशन डेफिनेटली दे विल टेक एडवांटेज फॉर द पोलराइजेशन ऑफ वोट, जैसे आपकी और आपकी टीम कहती है. हाउ विल यू फेस दैट वेव एंड व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? They will divide the country, they will spread hatred in the country. हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते जाएंगे. बहुत सारी दुकानें खुल रही हैं मोहब्बत की, तो हम ये अपना काम करते जाएंगे, वो उनका काम करेंगे. हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हिंदुस्तान का कल्चर है, भाईचारे का है, मोहब्बत का है. जीत मोहब्बत की होगी. ट्रिब्यून से दीप कमल. राहुल जी, माय क्वेश्चन. हाँ जी. In 2022, many leaders from Congress have gone to BJP. And do you think there's a leadership crisis left in the party? And what role do you think Mr. Sidhu will have once he's out of his judicial custody? I think my experience is pretty much anybody who goes to the BJP goes there because of a particular type of pressure. Okay, it's a hidden pressure, you can call it. It is generally a result of, pressure from the CBI, pressure from the ED, pressure from cases, pressure from corruption. So we are quite happy that these type of people are not in the party anymore. And I think as far as the party is concerned, what I've seen on the street is tremendous enthusiasm, extremely dynamic workers, and a mix of senior and young leaders. So what I see in the Congress party is extremely capable leadership all the way from the top to the worker level. So I'm not worried about that. In fact, I'm quite happy that some of the sort of riffraff has gone somewhere else. हिंदुस्तान टाइम्स से हरप्रीत कौर. No supplementary, please, madam. Please sit down. Harpreet Kaur. Everybody will have a role. Everybody will have a role to play. We are a democratic party. We like to involve all people and function together. हिंदुस्तान टाइम्स से हरप्रीत कौर नहीं आई है. आई है. हाँ. I want to ask about the security lapses during your yatra. Even today we heard that there was some lapse. So what you have to say about that? What lapse was there today? Somebody came from the crowd? Someone came to hug me. I don't know why you're calling that a lapse. I think the person was, he was checked by the security people. He was a bit overexcited. It's not a problem. It happens quite often. So. The PCC president has already issued a statement. और यहाँ पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, जहां वो एक बार फिर कहते हुए नजर आए कि हम नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं. खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही. देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया. नमस्कार.